गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मागतिकी यानी कि ऊष्मा में गति हो रही है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा में गति हो रही है, ठीक है ना। तो ऊष्मागतिकी है क्या? तो सर्वप्रथम हम इसको समझते हैं कि ऊष्मागतिकी का मतलब क्या हुआ। ऊष्मागतिकी तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा ताप एवं ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं या अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मीय ऊर्जाओं में रूपांतरण किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो है ऊष्मागति में हम क्या देखेंगे, ऊष्मा को हम ताप में बदल सकते हैं, ताप को हम ऊष्मा में रूपांतरित कर सकते हैं, या किसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, अन्य ऊर्जाओं में एवं अन्य ऊर्जाओं को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। जैसे यदि हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो यदि हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा जो हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हाथों को रगड़ने का यांत्रिक ऊर्जा हो गई है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं या रूपांतरण होता है, ठीक है। जब हम अपने दोनों हाथों को जो है आपस में रगड़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमारी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है वो जो है किस में बदल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अब यहाँ पर ऊष्मागतिकी को आगे समझने के लिए हमें ऊष्मागतिक निकाय को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए ऊष्मागतिकी को, क्योंकि इसके प्रत्येक जो पार्ट होंगे एक दूसरे से संबंधित होंगे वो। तो ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, ऊष्मागतिकी की सहायता से जिस निकाय का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी की सहायता से जिस निकाय का अध्ययन किया जाता है वह ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जहाँ निकाय का अर्थ कणों के समूह से है। निकाय क्या होगा, कणों का समूह, ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जो ऊष्मागतिकी निकाय है उसमें पहला आता है आपके पास सूक्ष्म निकाय। पहले स्थूल निकाय है, उसके बाद सूक्ष्म निकाय है, फिर बद्ध निकाय है, ठीक है। और भी आपके पास 5 निकाय होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्थूल निकाय। स्थूल यानी कि बड़ा, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, बिग सिस्टम्स, ठीक है। जिसमें कणों की संख्या अधिक होती है, जिसमें कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, बिग निकाय, ठीक है ना। कहलाता है जैसे आपके पास सिलेंडर में भरी गैस, सिलेंडर में भरी गैस इसका एक उदाहरण है। इसमें जो बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्थूल निकाय कहलाता है। अगला आपके पास है सूक्ष्म निकाय, जिसमें कणों की संख्या कम होती है। छोटा निकाय होगा जिसमें कणों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जैसे 1 या 2 कण वाला निकाय, 1 या 2 कण वाला जो निकाय होता है हमारे पास, हमारा क्या कहलाएगा, सूक्ष्म निकाय कहलाता है। तीसरा आपके पास है बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम्स। ऐसा निकाय जिसका परिवेश के साथ पदार्थों का कोई आदान प्रदान न हो।
एक ऐसे निकाय है जिसमें जो है प्रवेश के साथ जो वातावरण है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ जो प्रवेश है हमारे यहाँ, उस पर जो है जो कणों का आदान प्रदान न हो। ठीक है, पदार्थों का कोई आदान प्रदान न हो, जबकि ऊष्मा का प्रवेश के साथ आदान प्रदान हो। जबकि ऊष्मा जो है प्रवेश में बाहर भी जा सकती है और बाहर से प्रवेश में अंदर भी आ सकती है। तो इस प्रकार का जो हमारा निकाय कहलाता है वो हमारा बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, अगला आपके पास जो निकाय है वह है खुला निकाय। खुला निकाय यह जो एक ऐसा निकाय होता है जिसका प्रवेश के साथ पदार्थों एवं ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। इसमें जो खुला निकाय है इसमें पदार्थ भी का भी जो हम क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, और ऊष्मा का भी जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। ऐसा निकाय जिसका प्रवेश के साथ पदार्थों एवं ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके, तो ऐसा निकाय हमारे क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, खुला निकाय कहलाता है। अगला निकाय आपके पास है विलगित निकाय। ठीक है, विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम होता है ये। तो इस निकाय में क्या होता है कि पदार्थ एवं ऊष्मा का प्रवेश के साथ आदान प्रदान नहीं होता है। न जो पदार्थ को हम बाहर निकाय से भेज सकते हैं और न ही बाहर से निकाय में पदार्थ को ला सकते हैं, और न ही ऊष्मा को हम जो है निकाय से बाहर भेज सकते हैं, और न बाहर से कोई ऊष्मा जो है निकाय के अंदर आ सकती है। तो इस प्रकार का जो निकाय कहलाता है उसे हम विलगित निकाय कहते हैं, यानी कि ऊष्मा का या पदार्थ का आदान प्रदान न हो। तो ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ एवं ऊष्मा का प्रवेश के साथ आदान प्रदान न हो, तो ये हमारा विलगित निकाय कहलाता है। अब इसका अगला जो फैक्टर है चर, ऊष्मागतिक चर। जो निर्देशांक होते हैं, ऊष्मागतिक निर्देशांक भी इसको हम कहते हैं, ऊष्मागतिक चर। तो ऊष्मागतिक जो चर है, यानी कि ऊष्मागतिकी किस पर निर्भर करती है, ऊष्मागतिकी किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये उसके चर कहलाते हैं। तो ऊष्मागतिकी एक तो ताप, जिसको हम T से प्रदर्शित करते हैं, दाब जिसको P से प्रदर्शित किया जाता है, और आयतन जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों पर जो है निर्भर रहती है। तो ये हमारे जो है ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। समझिए, तो ऊष्मागतिकी निकाय में ताप, दाब और आयतन तीन चरों का अध्ययन किया जाता है, या यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पर जो है यहाँ पर ऊष्मागतिकी जो हमारे पास है, ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो निर्भर करता है। अगला जो है यहाँ पर विभिन्न साम्य अवस्थाएं, डिफरेंट इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है भौतिक साम्य अवस्था। तो यहाँ पर क्या है, भौतिक साम्य अवस्था में क्या होता है, यदि किसी निकाय, कोई निकाय के पास है और प्रवेश है, निकाय यानी कि कैसे कहते हैं, निकाय होता है कणों का समूह। निकाय मीन्स कणों का समूह। तो यदि निकाय यानी कणों का समूह जो होता है, एवं प्रवेश जो हमारा वातावरण है, प्रवेश हमारे चारों ओर का जो है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे चारों तरफ है, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे प्रवेश के अंतर्गत आती हैं। तो प्रवेश के बीच कोई असंतुलित बल ना हो, कोई असंतुलित बल ना हो, तो ऐसा निकाय हमारे क्या कहलाएगा, भौतिक साम्यावस्था में कहते हैं। समझे ना, कोई असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, निकाय एवं प्रवेश के बीच में, निकाय और प्रवेश के बीच में। तो इसको लिखेंगे हम, यदि किसी निकाय एवं प्रवेश के बीच कोई असंतुलित बल न हो, तो ऐसे निकाय को भौतिक साम्यावस्था में
कहते हैं, या भौतिक निकाय हम इसको कहते हैं। ठीक है, भौतिक साम्यावस्था निकाय कहते हैं। ओके, अगला आपके पास है रासायनिक साम्यावस्था। तो इसमें भी क्या होगा, यदि किसी निकाय एवं परिवेश की रासायनिक जो संरचना होती है, ठीक है, वो समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जो रासायनिक संरचना है किसी निकाय एवं परिवेश की, वो जो है समय के साथ क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की निकाय को हम क्या कहेंगे, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। यदि किसी निकाय एवं परिवेश की रासायनिक संरचना में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो इसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। अगली साम्यावस्था है तापीय साम्यावस्था। तो जैसे आपके पास नाम से पता चल रहा है, तापीय साम्यावस्था यानी कि समय के साथ निकाय तथा परिवेश के बीच जो ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। तो यदि समय के साथ निकाय तथा परिवेश के ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो तो यह तापीय साम्यावस्था कहलाती है। अगला है ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। ऊष्मागतिकी साम्यावस्था यदि निकाय तथा परिवेश के मध्य यांत्रिक, रासायनिक तथा तापीय, समझ गए, यांत्रिक, रासायनिक तथा तापीय साम्यावस्था है, यदि तीनों हैं, यांत्रिक साम्यावस्था है, रासायनिक साम्यावस्था है और तापीय साम्यावस्था है, तो इसे ऊष्मागतिकी साम्यावस्था कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में आपके पास क्या आएंगे, यांत्रिक, रासायनिक और तापीय जो साम्यावस्था है, यदि तीनों नहीं बदल रही हैं, तीनों कैसी हैं आपके पास, स्थिर अवस्था में है, साम्यावस्था में है, तो इसे हम कहेंगे ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, साम्यावस्था हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। साम्यावस्था क्या है कि दो हमारे पास हमने लिए थे, दो हमने वस्तुएं ली थी, दो चालक लिए थे हमने, एक जो है कम ताप पर था, दूसरा जो है अधिक ताप पर था, और हमने इसको किसी जो तार के द्वारा, सुचालक तार के द्वारा जो है, चालक तार के द्वारा हमको जोड़ा था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि ताप तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों में समान ताप न हो जाए। ताप जो है उच्च ताप वाली जो वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर बहेगा, और तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों का ताप समान हो जाए। तो ये हमारी क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। समझिए ना। अब यहाँ पर जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन चालक वस्तुएं हैं, ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। ठीक है, ए का संपर्क सी से है, बी का संपर्क सी से है, या कह सकते हैं सी का संपर्क ए से है, सी का संपर्क बी से है, और यहाँ पर ए और बी का संबंध आपस में नहीं है। यहाँ पे हमने एक आइसोलेटेड पदार्थ रखा है, ऊष्मारोधी पदार्थ। ऊष्मारोधी पदार्थ क्या होते हैं, जिनसे ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। ऊष्मारोधी पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिनसे होकर ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए से बी में ऊष्मा नहीं जाएगी और बी से ऊष्मा ए में नहीं आएगी। ए का जो ताप है, जिसका स्टार्टिंग ताप है, वो टी ए है, और बी का जो ताप है वो टी बी है, और सी का जो ताप है वो टी सी है। ठीक है, और यहाँ पर जो टी सी जो ताप है वो टी ए से है, अधिक है, टी सी इज ग्रेटर देन टी ए, और टी सी का जो ताप है बी से भी अधिक है, बी की जो ताप है उससे अधिक है, टी सी ग्रेटर देन
टीबी। ठीक है, अब हमने इन तीनों को जो है एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार से रखा है। सी के संपर्क ए में रखा है, सी के संपर्क बी है, लेकिन ए बी एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर टी सी इज ग्रेटर देन टी ए, यानी कि सी का जो ताप है वो ए से अधिक है और सी का ही ताप बी से अधिक है। जैसे हमने इसको आपस में जोड़ा तो यहाँ पर जो है उष्मा जो है अधिक ताप से कम ताप की ओर बहने लगेगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर उष्मा सी से ए की तरफ बहने लगेगी और सी से बी की तरफ भी बहने लगेगी, क्योंकि इन दोनों का संपर्क आपस में है। सी से ए में बहेगी, सी से बी में बहेगी। ठीक, और यहाँ पर जो है इसका जो नया ताप है उसको हम टी ए डैश से दिखाते हैं। इसका जो नया ताप है बी का उसे टी बी डैश से दिखाते हैं और सी का जो नया ताप है उसे हम टी सी डैश से यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक, तो देखिए तापीय साम्य में, जब ये तापीय साम्य में हो जाता है, तापीय साम्य की अवस्था में जो टी ए का जो नया ताप है वो टी ए डैश, टी बी का नया ताप क्या हो जाता है, टी बी डैश हो जाता है। तो ये देखिए क्योंकि ये तापीय साम्य में आ गए हैं दोनों के दोनों। ठीक है, जैसे हमने बताया कि तापीय साम्य क्या होता है, उष्मा जो है ताप जो तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों में समान ताप न हो जाए। तो यहाँ से उष्मा इधर बह रही है तो दोनों का ताप क्या हो गया, तापीय साम्य समान हो गया है, यानी कि जो टी सी डैश है जिसका नया ताप है टी सी डैश वो टी ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, टी सी डैश के। इसको हम सेकंड नंबर एक मान लेते हैं। इसी प्रकार से दोनों साम्यावस्था में आ जाएंगे, तापीय साम्य में आ जाएंगे तो इसका ताप जो इसके ताप के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसी प्रकार टी बी डैश बराबर टी सी डैश। तो समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं ध्यान से, तो हम देख रहे हैं टी ए डैश बराबर है टी सी डैश के और टी बी डैश बराबर है टी सी डैश के, दोनों समान हैं। तो क्योंकि हम तुलना करते हैं आपस में तो हम देख रहे हैं कि टी ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, टी बी डैश के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से टी ए डैश बराबर हो जाएगा टी बी डैश के। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर जो है तापीय साम्य हो गया है उस अवस्था में तीनों के ताप क्या हो गए हैं, एक समान हो गए हैं, यानी कि टी ए डैश का ताप जो है टी बी डैश के ताप के भी बराबर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों क्या हो गई, साम्य अवस्था में आ गए हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर हम जो है परिभाषा देंगे, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हो, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हो तो वह दोनों भी, तो ये दोनों क्या है, इसके साथ क्या है, तापीय साम्य में है। तो क्या करें यहाँ पर, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ उष्मीय या तापीय साम्य में होंगे। तो दोनों भी एक दूसरे के साथ उष्मीय या तापीय साम्य में होंगे। तो ये उष्मागति का शून्य नियम है। तो ये विश्वास कि आपके समझ में ये आएगा और आप इसको ध्यान से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।